तो रीडेवलपमेंट दो किस्म से हो सकते हैं। एक तो बिल्डर के पास जाके रीडेवलपमेंट किया जा सकता है और दूसरा सेल्फ रीडेवलपमेंट में किया जा सकता है। ज्यादातर लोग बिल्डर के पास रीडेवलपमेंट के लिए गए हैं और आज उनकी परिस्थिति ठीक नहीं है। ठीक नहीं है मैं क्यों बोल रहा हूं कि मुंबई में 5,800 बिल्डिंगे ऐसी है जहां पे बिल्डर ने आके अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बात बताई। ज्यादातर बिल्डर क्या करते हैं, जो ऑफिस बेरर्स होते हैं, चेयरमैन सेक्रेटरी, उनको मैनेज कर लेते हैं। मैनेज का मतलब आप लोग समझते हैं क्या है, और एग्रीमेंट कर लेते हैं। लोग थोड़ा पैसा लेकर किराए के घर में चले जाते हैं, बिल्डिंग टूट जाती है। बिल्डिंग टूटने के बाद में बिल्डर को मालूम होता है कि आप उसके बगैर कुछ नहीं आपका हो सकता है, फिर बिल्डर आगे कुछ नहीं करता। 5,800 बिल्डिंगे सोसाइटी मुंबई में ऐसी है जहां पे बिल्डर के पास एग्रीमेंट करने के बाद अब बिल्डर ने भाड़ा देना बंद कर दिया। पहले साल भर का भाड़ा दिया, अभी भाड़ा देना बंद कर दिया। किसके 8 साल हुए, किसके 10 साल हुए, किसके 15 साल भी बन नहीं रही है, और घर भी नहीं मिल रहा है और भाड़ा भी नहीं मिल रहा है। तो बिल्डर के पास जाने के बाद में भाड़ा भी बंद हो जाता है। घर का आदमी जिंदगी में एक ही बार घर बनता है, उसको छोड़ के बिल्डर के नाम पे पावर ऑफ अटर्नी दी जाती है। क्योंकि अपने नाम पे पावर ऑफ अटर्नी बिल्डर को आप ऑलरेडी दे देते हैं, वो पावर ऑफ अटर्नी को गिरवी रख के वो उस जमीन के ऊपर पैसा उठाता है, और पैसा उठा के वो पैसा हड़प करके कहीं भाग भी गया तो आपको जिससे पैसा उठाया उसकी भी केस होती है, बिल्डर की भी केस होती है, और आपको तकलीफ हो जाती है। जिनके घर होते हैं वो अपना घर गंवा बैठते हैं, जैसे जुए में गंवाते हैं ऐसा अपना घर गंवा बैठते हैं। इसके लिए कुछ लोगों ने मिलकर, जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के प्रमुख लोग हैं, जैसे बॉम्बे यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी के लोग हैं, जैसे सर जे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर के प्रिंसिपल है, जैसे कमला रहेजा कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर के प्रिंसिपल है, ऐसे काफी प्रिंसिपल, डायरेक्टर, इंजीनियरिंग के, आईआईटी के, सोशल साइंसेस के, टाटा इंस्टीट्यूट के, सब लोग एक साथ में बैठे और हमने सोचा कि किसी भी शहर में ऐसा नहीं हुआ कि 1,25,922 फैमिली रास्ते पे आ गए। यानी 1,25,922 फैमिली, यानी करीब करीब 8 लाख लोग मुंबई में ऐसे हैं कि अच्छे खासे घर में रहते थे। उनके दिमाग में क्या सोचा, बिल्डर के साथ एग्रीमेंट क्या किया और घर क्या छोड़ दिया, अभी उनका घर नहीं बन रहा है और बन भी नहीं सकता, क्योंकि बिल्डर कई जगह में भाग गए, कई जगह में बिल्डरों को पकड़ के जेल में रखा गया है। लेकिन जेल में रख के इनका घर तो नहीं बनता, बिल्डर तो जेल में है लेकिन इनका घर कहाँ बनेगा। और ज्यादातर ऐसी चीजें बोरीवली में हुई है, कांदीवली में हुई है, हर जगह में हुई है। इसके लिए ये तय हुआ कि बिल्डर के अलावा कुछ और हो सकता है क्या। इसमें से सेल्फ रीडेवलपमेंट की स्कीम आ गई। अब सेल्फ रीडेवलपमेंट को समझने से पहले लोगों के मन में जो गलत फहमियां बैठी हुई है, दिमाग में घुसी हुई है गलत फहमियां, वो अज्ञान के हिसाब से बैठी हुई है और जानकारी कम होने के हिसाब से बैठी हुई है। वो गलत फहमियां दिमाग से पहले निकाल देना बहुत जरूरी है। जब तक गलत फहमियां आपके दिमाग से नहीं निकाल देते तब तक आपको रीडेवलपमेंट समझ में नहीं आएगा। पहली गलतफहमी क्या है कि हम अगर बिल्डर नहीं है, सेल्फ डेवलपमेंट क्या है कि बिल्डर के बगैर किया हुआ रीडेवलपमेंट को सेल्फ रीडेवलपमेंट बोलते हैं, जिसमें बिल्डर नहीं होता। तो गलतफहमी ये है कि अगर सेल्फ डेवलपमेंट में बिल्डर नहीं है तो बिल्डिंग कौन बनाएगा। लोगों के दिमाग में ये गलतफहमी बैठी हुई है कि बिल्डर बिल्डिंग बनाता है। ये गलत है। कोई भी बिल्डर बिल्डिंग नहीं बनाता। रहेजा नहीं बनाता, रुस्तम जी नहीं बनाता, रिजवी नहीं बनाता, ओबरॉय नहीं बनाता,
कोई भी बिल्डर ओमकार नहीं बनाता, कोई भी बिल्डर बिल्डिंग नहीं बनाता। जो बिल्डिंग बनाता है उसको बिल्डर नहीं बोलते हैं, उस प्राणी का नाम ठेकेदार होता है, कॉन्ट्रैक्टर होता है। कॉन्ट्रैक्टर बिल्डिंग बनाने का काम करता है, बिल्डर बिल्डिंग बनाता नहीं है। हर बिल्डर के पास 1, 2, 3, 4, 10 कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर को काम ठेका देता है, काम देता है, कॉन्ट्रैक्टर काम करता है, बिल्डर उसको पैसा देता है। तो बिल्डर बिल्डिंग नहीं बनाता। तो बिल्डिंग बनाने के लिए आपको बिल्डर के पास जाना चाहिए। ये किसी के दिमाग में है तो दिमाग से निकाल दो। बिल्डिंग बनाने के लिए अच्छे कॉन्ट्रैक्टर की जरूरत है, बिल्डर की जरूरत नहीं है। तो पहली गलतफहमी आप दिमाग से अपने निकाल दो। दूसरी गलतफहमी ये कि बिल्डर अपने जेब से पैसा डाल के अपना प्रोजेक्ट बनाएगा। पूरी तरह से गलतफहमी है। ओबरा बिल्डर खुद के पैसे नहीं डालता, रिजवी बिल्डर खुद के पैसे नहीं डालता, रहेजा बिल्डर खुद के पैसे नहीं डालता, रुस्तम जी बिल्डर खुद के पैसे नहीं डालता। कोई बिल्डर खुद के पैसे से प्रोजेक्ट नहीं करता। वो अपने से कंसेंट लेता है और अपने से पावर ऑफ अटर्नी लेता है। अपनी पावर ऑफ अटर्नी बाजार में जाके जो पैसे देते हैं, जो फाइनेंस करते हैं, उनको वो पावर ऑफ अटर्नी गिरवी रखता है और उसके अगेंस्ट पैसे लेता है। तो किसी के दिमाग में यह है कि बिल्डर के पास बहुत पैसा है, इसके लिए वो अपना पैसा डाल के आपका प्रोजेक्ट करता है, तो वो पूरी तरह से गलत है। ऐसी कोई भी बात नहीं है। कोई भी कितना भी बड़ा बिल्डर क्यों ना हो, तो उसके पास 1000 करोड़ क्यों ना हो, वो अपने पैसे से स्कीम नहीं करता। वो स्कीम हर प्रोजेक्ट के लिए नई कंपनी खोलता है और नई कंपनी के अगेंस्ट लोन लेता है, और वो लोन बाजार से लेता है, कभी 2% महीने को, कभी 2.5% महीने को, और वो लोन अगर पे नहीं कर सकता तो प्रोजेक्ट अटक जाता है। तो ये गलतफहमी कि बिल्डर अपने जेब से पैसा निकाल के अपना प्रोजेक्ट करता है, ये दिमाग से निकाल दो। क्योंकि कोई बिल्डर अपने जेब से पैसा नहीं निकालता और अपने जेब से पैसे निकाल के प्रोजेक्ट नहीं करता। तो हमारे प्रोजेक्ट के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो बिल्डर को पैसा जहां से मिलता है वहीं से अपने को आएगा। अब बिल्डर को पैसा कहाँ से मिलता है? बिल्डर को पैसा अलग अलग किस्म से मिलता है। पहली बात तो बिल्डर को HNI या अल्ट्रा HNI से पैसा मिलता है। यानी HNI यानी हाई नेटवर्क इंडिविजुअल, जिनके पास पैसा है, जो मनी लेंडर्स है, वो 1, 2 या 10 मनी लेंडर एक साथ में मिलकर बिल्डर के पास इन्वेस्ट करते हैं, उनको इन्वेस्टर बोला जाता है, उनसे पैसा मिलता है। ये पहली सिस्टम है। दूसरी, बिल्डर को वेंचर कैपिटल फंड से पैसे मिलता है, जैसे ICICI वेंचर कैपिटल फंड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वेंचर कैपिटल फंड, बैंक ऑफ बड़ौदा वेंचर कैपिटल फंड, डॉइचे बैंक वेंचर कैपिटल फंड, अबू धाबी बैंक वेंचर कैपिटल फंड। ऐसे हर बैंक की अपनी वेंचर कैपिटल की कंपनी होती है, बैंक के अंडर ही अलग से, जिसको बिल्डर को फंड करने का अधिकार होता है, उसमें से उनको मिलता है। और कहां से मिलता है? NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, जैसे इडलवाइज है, जैसे इंडिया बुल्स है, ये आप लोग अपना पैसा उनके पास फिक्स डिपॉजिट पे रखते हैं, वो ये पैसा लगाते हैं बिल्डर की फर्म में और उसमें से वो प्रॉफिट करते हैं। तो NBFC भी बिल्डर को पैसे देता है। और बिल्डर को कहां से पैसा आता है? हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर्ड 160 हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन है जो बिल्डर को फंड कर सकते हैं। और बिल्डर को कहां से पैसा आता है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब देखिए, भारत की इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति अगर आप देखेंगे तो हमारा ग्रोथ रेट -7% है, लेकिन स्टॉक मार्केट दिन बर दिन बढ़ते ही जा रहा है। क्यों बढ़ते जा रहा है? इसलिए बढ़ते जा रहा है कि डॉलर जो अमेरिका में छपता है और जगह में, वो डॉलर लेकर कुछ लोग इंडियन मार्केट में फॉरेन से इन्वेस्ट करते हैं। जो इन्वेस्ट करते हैं उनका नाम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होता है,
FII, ये FII जैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वैसे रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करते हैं और बिल्डर के पास वो पैसा लगाते हैं, वो उनके पैसे से अपनी स्कीम बिल्डर करता है। और बिल्डर को कहां से पैसा आता है? FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कोई भी फॉरेन का रहवासी NRI इंडियन हो जो प्रदेश में रहता है, जिसकी वो प्रदेश की बैंक के साथ अच्छे संबंध है, वो उस बैंक से बात करता है कि भारत में मेरा घर है और मेरे घर को रीडेवलप करने के लिए इतने पैसे की जरूरत है, आप डॉलर में दे दे, ये हम लोग वहां इन्वेस्ट करेंगे और वो पैसा उस आदमी को 2% 2.5% में मिलता है। वो यहाँ इन्वेस्ट करता है और उसको लाइबोर रेट बोला जाता है, उसको ऐड किया जाता है, उसके बाद में अपने को 7 7.5% मिलता है। जो आदमी वहां से पैसा लाता है उसको भी हर साल 1% उस पैसे का उसको प्रॉफिट मिलता है। सिर्फ बैंक से पैसा लेकर हमको दिलाने के लिए उसको 1% इंटरेस्ट उसको प्रॉफिट मिलता है। फिर भी अपने को इंडियन बैंक से वो लोन सस्ता होता है, उसको FDI कहते हैं। बिल्डर को भी FDI मिलता है, सोसाइटी को भी FDI मिलता है। और कहां से आता है? बिल्डर अपना IPO निकालता है, बाजार में अपनी कंपनी को पब्लिक करता है, IPO निकालता है, हम लोग IPO में उसके शेयर खरीदते हैं, उसको कोई इंटरेस्ट के बगैर पैसा मिलता है, उस पैसे से वो अपना प्रोजेक्ट करता है। और बिल्डर को कहां से पैसा आता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और बिल्डर को इन्वेस्टर से पैसा आता है। जो इन्वेस्टर बोलता है कि तुम्हारा इतना माल हम खरीदते हैं और वो हम बेचेंगे, हम तुमको कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा डालेंगे। और बिल्डर को कहां से पैसा आता है? जो बिल्डर के कॉन्ट्रैक्टर है वो बिल्डर को बोलते हैं कि तुम हमको पैसे मत देना, हम माल यूज करके कंस्ट्रक्शन करेंगे और जब माल बनेगा तब बेचने का इतना पोर्शन हम अपने पास रखेंगे, हम हमारा पोर्शन बेच के हमने जो खर्चा किया है वो हम रिकवर करेंगे, तुम इसके अंदर बीच में नहीं आने का। बिल्डर खाली हमारे से कंसेंट लेता है और वो कॉन्ट्रैक्टर के हवाले अपनी बिल्डिंग कर देता है। अगर कॉन्ट्रैक्टर क्वालिटी अच्छी यूज करे, खराब यूज करे, उसके ऊपर बिल्डर का कोई कंट्रोल नहीं रहता है। ऐसे 8 या 9 रकम से बिल्डर को फंडिंग होती है। अब जो लोग बिल्डर को फंडिंग करते हैं, चाहे NBFC हो, चाहे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो, चाहे वेंचर कैपिटल फंड हो, चाहे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, चाहे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो, चाहे IPO के मार्ग हो, ये सारे लोग जो बिल्डर को फंडिंग करते हैं वो सोसाइटी को भी डायरेक्ट फंड कर सकते हैं। तो बिल्डर जहां से फंड लेता है वहां से हमको भी फंड मिल सकता है। यानी हमारे पास पैसा नहीं, इसके लिए हमको बिल्डर के पास जाना चाहिए, ऐसा अगर किसी को लगता हो वो गलत सोच है, क्योंकि बिल्डर के पास जाने की हमको जरूरत नहीं। पैसा अगर सोसाइटी तय करे तो पैसा अलग अलग रकम से आ सकता है। और ये पैसा चारकोप में कुछ बिल्डिंगें हुई है, वो तो किसी भी संस्था से पैसा लिए बगैर वो बनाई है। जो चारकोप में बिल्डिंग बन भी गई है, आपने देखा होगा जिन प्रेम वगैरह 4 बिल्डिंगें चारकोप में सेल्फ रीडेवलपमेंट में बन चुकी है, बिल्डर के पास पैसा लिए बगैर, किसी के पास पैसा लिए बगैर। वो कैसे बनी उसको भी मैं समझाऊंगा। पहले ये गलत फहमियां जो 4-5 है वो दिमाग से निकाल दे, फिर सेल्फ रीडेवलपमेंट को समझाते समय ये सारी चीजें आपको मैं समझाऊंगा। तो दूसरी गलतफहमी की पैसा बिल्डर डालता है, ये अपने दिमाग से निकाल दो। कोई बिल्डर अपना पैसा प्रोजेक्ट में नहीं डालता। अब तीसरी गलतफहमी है कि बिल्डर आने पे क्या है, सारे परमिशन अपने आप आ जाते हैं, बस जादू हो जाता है और सब परमिशन उसके हाथ में आ जाते हैं। सरकारी दफ्तर में जो कंप्यूटर होता है उसमें सरकारी दफ्तर के कागज अपने आप घुस जाते हैं, उस पर टाइपिंग अपने आप हो जाता है, उस पर साइन अपने आप हो जाता है, और बिल्डर आ गया तो वो सारे परमिशन खुद लेके आता है। गलत बात है, ये पूरी तरह से गलत फहमी है। कोई भी बिल्डर कितना भी बड़ा क्यों न हो,
वो परमिशन लेने के लिए खुद कभी भी सरकारी दफ्तर में नहीं जाता या सरकारी दफ्तर से किसी भी बिल्डर को सीधे परमिशन नहीं मिलती। फिर कौन परमिशन लेता है? बाजार में परमिशन लेने वाली एक जमात है जिसको लायजॉन बोलते हैं। तो ये लायजॉन वाले बाजार में बैठे हुए, उनका काम होता है वो बिल्डिंग देखते हैं, बिल्डिंग कितनी बड़ी है, जमीन कितनी बड़ी है, उसके हिसाब से वो बोलते हैं कि इतने परमिशन के लिए इतना पैसा लगेगा। बिल्डर उनके साथ तय करता है, चलो तुम परमिशन लेके आओ, हम तुमको पैसा देंगे। बिल्डर उनके पास वो सौंप देता है अपना प्लान परमिशन लेने के लिए। वो लोग परमिशन लेके आते हैं और बिल्डर उस परमिशन पे अपना काम करता है। तो बिल्डर फटाफट परमिशन लेके आएगा ऐसा जिसको लगता है नहीं, कोई बिल्डर परमिशन लेने के लिए नहीं जाता, क्योंकि अगर बिल्डर कहीं पे परमिशन लेने के लिए गया तो जिस आदमी के पास वो जाएगा उसका मुंह इतना बड़ा हो जाएगा कि बिल्डर की स्कीम बंद करके उसके मुंह बंद करने में ही उसको पैसा खर्च होगा। इसलिए बिल्डर कभी भी परमिशन देने वाले का सामना नहीं करता, वो सीधा ही लायजॉन के जरिए अपनी परमिशन करा देता है। अब वही लायजॉन आदमी जो बिल्डर के पास लायजॉन का काम करता है अपने लिए भी लायजॉन कर सकता है। सेल्फ डेवलपमेंट के सारे प्रोजेक्ट में लायजॉन, जैसे बिल्डर का लायजॉन होता है वैसे अपना भी लायजॉन अपने सोसाइटी ने अपॉइंट किया है और लायजॉन वाले ने बिल्डर से भी जल्दी परमिशन लाए हैं। तो परमिशन के लिए, चूंकि बिल्डर जल्दी परमिशन लाता है, इसके लिए अपने को बिल्डर के पास जाना चाहिए। ऐसा अगर किसी के मन में आता हो तो बिल्डर के पास परमिशन के लिए किसी को जाने की जरूरत नहीं है। सोसाइटी को अपने आप जो लायजॉन वाले हैं उनको एडवांस कुछ पैसे दिए बगैर ही परमिशन आ सकती है और बिल्डर के पास जाने की उसके लिए जरूरत नहीं। तो तीसरी गलतफहमी की बिल्डर परमिशन लाता है वो अपने दिमाग से निकाल। चौथी गलतफहमी ये है कि बिल्डर के पास जाने से कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी अच्छी होती है। आपको मैं तजुर्बे के साथ कहना चाहता हूँ कि मैंने खुद अपनी टीम के साथ 1000 से ज्यादा इमारतें जो बिल्डर ने रीडेवलप की है उसको इंस्पेक्ट किया है और आज मुझे 35 साल का तजुर्बा है बिल्डिंगों को इंस्पेक्ट करने का और उसको ग्रेडेशन देने का। और ए कैटेगरी और बी कैटेगरी में 1000 में एक भी बिल्डिंग नहीं पाई और 97% बिल्डिंग जो बिल्डर ने ओरिजिनल रेसिडेंट्स के लिए बनाई थी वो सी कैटेगरी, -C कैटेगरी या डी कैटेगरी की अपने पाई, मैंने खुद पाया। तो किसी के दिमाग में ये होगा कि बिल्डर बिल्डिंग की क्वालिटी अच्छी देता है, गलत बताता है। बाहर से थोड़ा मेकअप और लिपस्टिक लगाने के जैसे रंग अच्छा कर देता है, थोड़ा अपने को लगता है बिल्डिंग की क्वालिटी अच्छी होगी। जब 4-5 साल में बिल्डिंग बोलने लगती है यानी गलने लगती है, ऊपर से पानी आना शुरू होता है, दीवार से पानी घुसना शुरू होता है, जब बिल्डर सब बेच के भाग गया होता है उसके पीछे अपन जा नहीं सकते, क्योंकि जिस कंपनी से उसने बिल्डिंग बनाई होती है वो कंपनी उसने बंद की होती है, इसके लिए उसके खिलाफ एक्शन भी उस समय में हम लोग ले नहीं सकते। तो ये गलतफहमी की बिल्डर के पास जाने से कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी अच्छी है। और एक गलतफहमी है कि बिल्डर के पास जाने से प्लान बहुत अच्छा बनता है। मैं आज बॉम्बे यूनिवर्सिटी में 35 साल पढ़ाता हूँ और बच्चों के पेपर भी करेक्ट करता हूँ। अगर किसी ने बिल्डर का ब्रोशर लेके उसमें से कोई प्लान कॉपी करके हमारे पेपर में बच्चों ने बनाया होगा तो बच्चे फेल हो जाते हैं, क्योंकि बिल्डर ने किया हुआ प्लान हमारे हिसाब से, शास्त्र के हिसाब से, आर्किटेक्चर के शास्त्र के हिसाब से ठीक नहीं होता, क्योंकि उसका मकसद प्लान बनाने में ज्यादा से ज्यादा स्क्वायर फीट बटोरना और उसमें से ज्यादा फायदा कैसे करना यही होता है। अपना घर अच्छा कैसे होना चाहिए उसको पड़ी नहीं है, उसको कितना ज्यादा स्क्वायर फीट मेरे को कैसे छोटे से छोटे एरिया में बिठाओ इसका वो करते हैं, उसमें प्लानिंग अच्छी नहीं करते। तो किसी के दिमाग में ये गलतफहमी होगी कि बिल्डर आने से प्लान अच्छा होता है, तो प्लान अच्छा नहीं होता। और आखिर की गलतफहमी ये है कि बिल्डर को एक बार दे दिया कि जैसे कृष्ण भगवान को सुदामा जी मिलने के लिए गए और
सिर्फ अपने साथ जो लेके गए थे पोहा वो दे के आ गए और कृष्ण भगवान को कुछ पूछने को भी भूल गए। वापसी लौटने पर उनको ये लगा कि द्वारकाधीश को मैं मिला, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं पूछा और उसने भी नहीं पूछा कि मेरा घर कैसे है, क्या है। और जब वापस आ गए सुदामा जी तो उनका घर पूरा नया बना हुआ था और कृष्ण भगवान ने वहां पे उनके घर पहुंचने से पहले उनका घर बहुत ही बढ़िया आलीशान मकान उसके जगह में लगाया था। तो कुछ लोगों को ये लगता है कि बिल्डर को हम लोग दे देंगे तो हमारा भी एक दिन में एकदम घर टाइम पे बनेगा और आलीशान बनेगा। आज तक का तजुर्बा ये है कि किसी भी बिल्डर ने, हर बिल्डर 2 साल में 3 साल में घर दूंगा ऐसा प्रॉमिस देता है। कोई भी बिल्डर जो एग्रीमेंट में जो टाइम दिया है उस टाइम पे घर आज तक किसी ने दिया हुआ है मुझे पता नहीं। कोई एक आध दूसरा बिल्डर होगा जिसने 3 साल का बोला तो 4 साल में दिया हो, लेकिन ज्यादातर लोग 2 या 3 साल की बात करते हैं और 10 से 15 साल घर ही नहीं मिलता। ये असली बात बिल्डर लोगों की है। तो ये गलत फहमी की बिल्डर को देने पर वक्त पे घर मिलता है, ये भी दिमाग से निकाल। अब ये एक बार गलत फहमियां निकल गई तो सेल्फ डेवलपमेंट में क्या होता है, जो आर्किटेक्ट बिल्डर के लिए प्लान बनाता है उससे बढ़िया आर्किटेक्ट सोसाइटी के लिए प्लान बनाता है। तो प्लान आप सबको पूछ के आपको कैसा घर चाहिए वैसा प्लान बनता है। तो वो प्लान चूंकि आपको पूछ के बनाया होता है तो प्लान आपके हिसाब से होता है, अच्छा होता है। दूसरी बात, बिल्डर जो घटिया कॉन्ट्रैक्टर से काम करता है उसके जगह में सोसाइटी अच्छे से अच्छे कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाते हैं जो A क्लास काम करते हैं, जैसे लार्सन एंड टुब्रो है, सैमसंग है। ऐसे अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर भरने के लिए हम बुलाएंगे और अच्छे कॉन्ट्रैक्टर से अच्छा काम करेंगे। तीसरा, बिल्डर के पास अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स नहीं होते, जो उसके चेले चपाटे चमचे या दलाल होते हैं उनको ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट दिया जाता है। हम लोग अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट को अपॉइंट कर सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग कॉलेज खुद ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट बन जाते हैं। यानी कॉलेज के प्रिंसिपल से लेकर सारे प्रोफेसर्स, सारे बच्चे अपने पास काम करते हैं और अपने को पेमेंट कॉलेज को देने का, तो वो पैसा किसी के जेब में नहीं जाता, वो पैसा कॉलेज की लाइब्रेरी के लिए जाता है और अपने लिए जो भी काम चाहिए वो काम वो कॉलेज से किया जाता है। ऐसा भी कर सकते हैं। तो अपने कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी ठीक से हो ये देखने के लिए जो स्कूल्स या कॉलेजेस है वो सारे कॉलेजेस को दिया जा सकता है। बड़े बड़े इंटरनेशनल फर्म्स है जो 1000, 2000, 5000 करोड़ का टर्नओवर करते हैं, वो भी सेल्फ डेवलपमेंट का काम करते हैं। अभी जो 2-3 सेल्फ डेवलपमेंट के काम चालू है हमारे, जैसे चेंबूर में एक काम चालू है, वहां पे CBRE यानी वर्ल्ड का सबसे बड़े प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट जो अमेरिकन कंपनी है वो करती है और उसकी फीस सिर्फ 3% है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की 3% पे पूरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वो देखते हैं। और एक मुलुंड में सेल्फ डेवलपमेंट की जगह है जहाँ पे दुश्मन वेकफील्ड जो अमेरिका की सबसे बड़ी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी है वो करती है। वो भी तीन इससे 3% पे काम करती है। तो कहने का मतलब है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी बिल्डर से अपना अच्छा होता है। जो संस्थाएं बिल्डर को फंड करती है वो हम लोगों को फंड करती है। और सबसे बढ़िया ये कि जो प्रॉफिट अपने प्रॉपर्टी से बिल्डर लेके जाता है, अपने को लूट के पैसा लेके जाता है, वो सारा प्रॉफिट आपके जो 19 मेंबर है, 20 मेंबर है, उसमें बांटा जाता है। तो बिल्डर की योजना और सेल्फ डेवलपमेंट की योजना की तुलना ही नहीं हो सकती है, क्योंकि बिल्डर खुद के प्रॉफिट के लिए करता है। सेल्फ डेवलपमेंट की योजना
पूरे मेंबर्स के प्रॉफिट के लिए होते हैं। जो पैसा बिल्डर फायदा लेके जाता है वो फायदा यहाँ पे सेल्फ डेवलपमेंट में सब मेंबर्स को मिलता है। तो ये बिल्डर की और हमारी योजना में सेल्फ रीडेवलपमेंट की योजना फर्क है। ये सेल्फ रीडेवलपमेंट की योजना में जो आपको समझा रहा हूँ और दूसरी सोसाइटी को भी मैं समझाता हूँ, ये समझाने के लिए अभी 3000 से ज्यादा सोसाइटी को मैं समझा चुका हूँ। और अभी ये कोरोना में भी रोज के जैसे आपकी मीटिंग होती है वैसे अलग अलग सोसाइटी के दिन में 7-8 मीटिंगें मेरी चलती है और मैं सबको यही बात समझाता हूँ। ये करने के लिए ये मेरा पेशा नहीं है, ये करने के लिए मेरी आपसे कोई अपेक्षा नहीं है। ये आपको समझाने के लिए, गाइड करने के लिए, आपको एडवाइस करने के लिए आप मेरी कोई भी फी नहीं है। ये सारी सेवा मैं समाज को जो दे रहा हूँ वो पूरी तरह से फ्री है। कोई भी उसमें एक पैसा भी आपको मुझे देने की जरूरत नहीं है। समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मुझे कमाने के लिए आपके सामने हाथ फैलाने की इतनी नौबत मेरी आई नहीं है। इसके लिए सारे मध्यम वर्ग को उनके घर से बेघर होने से बचाने के लिए कोई जिसके पास बहुत पैसा होता है, जैसे अंबानी, वो पैसा देते हैं लोगों को, डोनेशन देते हैं। मेरे पास तो जिंदगी में खाने पीने के लिए ठीक ठाक है, लेकिन करोड़ों रुपया मैंने जमा करके नहीं रखा। तो मेरी जो एक्सपीरियंस है, मेरी बुद्धि है, मेरा ज्ञान है, मेरी शिक्षा है, वो मैं लोगों को मुफ्त में ये दान की तरह से कर रहा हूँ। तो ये सेवा का दान है, इसमें मुझे कोई, आप बिल्डर के पास जाते हैं तो मेरा कोई नुकसान नहीं होता और आप सेल्फ डेवलपमेंट में जाते हैं तो मेरा कोई फायदा नहीं होता। अगर बिल्डर के पास जाते हैं, नुकसान अगर किसी का होता है तो आपका ही होगा, और अगर सेल्फ डेवलपमेंट में आते हैं फायदा किसी का होगा तो आपका होगा। तो मेरा कोई फायदा नहीं होता है। ये सेवा मैं सिर्फ लोगों को मदद करने के लिए ही कर रहा हूँ। उसके अलावा मेरा इस सेवा देने में कोई भी मकसद, किसी भी किस्म का मकसद बिल्कुल ही नहीं है। अभी 2 या 3 एग्जाम्पल्स देता हूँ। मैं आपको 10-15 एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ, लेकिन 2 या 3 एग्जाम्पल्स आपके यहाँ जिन प्रेम का एग्जाम्पल तो आपके पास चारकों में ही है, वहां पे उनको आप मिल भी सकते हैं, उनका अनुभव ले सकते हैं। उन्होंने बैंक से पहले पैसा सैंक्शन भी कराया। पहले 20 करोड़ का सैंक्शन बोला था, फिर 15 करोड़ पे आए, फिर 10 करोड़ पे आए, फिर 8 करोड़ पे आए, फिर 5 करोड़ पे आए। आखिर में उन्होंने एक भी पैसा सैंक्शन तो करा लिया, लेकिन एक भी पैसा बैंक से नहीं उठाया। उन्होंने अपनी स्कीम से ही पूरी बिल्डिंग को फंडिंग किया है और एक भी पैसा ब्याज पे किसी भी फंडर को नहीं दिया। वो कैसे किया है ये मैं अभी थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा। तो उनकी बात है। अब मुलुंड में पूर्वरंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, जिसमें 425 स्क्वायर फीट की एरिया में लोग रहते हैं। 65 मेंबर्स हैं और उनकी अभी बिल्डिंग टूट गई है, सारे प्लान मंजूर हो गए, कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट हो गया है, फाउंडेशन पूरा हो गया है, प्लिंथ भी पूरी हो गई है। अभी फर्स्ट फ्लोर तक वो आए हैं, उनकी बिल्डिंग बन रही है। तो 425 स्क्वायर फीट से लेकर उन्होंने बिल्डर्स का टेंडर मंगाया। किसी भी बिल्डर ने 550 से अधिक उनको देने के लिए मना किया और 2 से 3 लाख रुपए का कॉर्पस बिल्डर ऑफर करते थे। आज उनको कम से कम 10 लाख का कॉर्पस और कम से कम 900 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया मिल रहा है। और ये पूर्वरंग सोसाइटी मुलुंड ईस्ट में है, टाटा कॉलोनी के रास्ते पे मुलुंड ईस्ट पे। दूसरा उदाहरण चेंबूर में शेल कॉलोनी में चित्रा सोसाइटी है, जिनका 415 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया था। अभी उनका भी प्लान मंजूर हो गया, आईओडी, सीसी सब आ गया, कॉन्ट्रैक्टर भी अपॉइंट हो गया, बिल्डिंग भी टूट गया, अभी कंस्ट्रक्शन चालू है।
भूमि पूजन हो गया है, कंस्ट्रक्शन चालू हो गया है, उनको 980 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया, 415 से लेकर 980 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया और 25 लाख रुपया कॉर्पस हर एक मेंबर को मिल रहा है। तो वो बिल्डर के पास जब गए थे तो 525 से ऊपर कोई भी बिल्डर ने ऑफर नहीं किया था और कॉर्पस 5 लाख से ज्यादा कोई बिल्डर देने के लिए तैयार नहीं था। सारे बोलते थे कि इतना करके भी हमको कुछ बचता नहीं है, ये आपकी स्कीम चली नहीं रही है, आपकी स्कीम का कोई फायदा नहीं होता है हमको, ऐसा सारे बिल्डर समझाते थे। लेकिन असलियत ये है कि इतना प्रॉफिट होता था जो आज उनको मिल रहा है। तीसरी स्कीम मैं समझाऊंगा घाटकोपर पंतनगर में साईधाम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जिसमें 225 स्क्वायर फीट के घर है, उनको 860 स्क्वायर फीट के घर मिल रहे हैं और 10 लाख रुपए का कॉर्पस मिल रहा है। तो सेल्फ डेवलपमेंट और बिल्डर के डेवलपमेंट में फर्क ये है कि बिल्डर देता है उससे ज्यादा एरिया, बिल्डर देता है उससे अच्छा प्लान, बिल्डर देता है उससे अच्छे क्वालिटी की कंस्ट्रक्शन, बिल्डर वक्त पे कंस्ट्रक्शन नहीं करता तो वक्त पे कंस्ट्रक्शन होगा, बिल्डर देता है उससे अधिक किराया भी आप ले सकते हैं इस प्रोजेक्ट में से, और बिल्डर देता है उससे जल्दी आपका प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है। और जो बिल्डर कभी नहीं दे सकता, ये 3 स्कीम सेल्फ डेवलपमेंट में जो अभी मैं आपको समझाऊंगा वो आप कर सकते हैं। पहली स्कीम ये कि बिल्डर तो 20-25% से ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं देता। सेल्फ डेवलपमेंट में कहीं पे भी 40% से कम तो हम लोग देते ही नहीं है, कहीं पे 50%, कहीं पे 55%, कितना परसेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए वो आपके एरिया में बेचने का क्या दाम है उसके ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन बिल्डर जो देता है उससे ज्यादा ही मिलता है। तो वो जो एक्स्ट्रा एरिया है, अगर माड़ा की आपकी जमीन है तो फिर FSI ज्यादा है तो 40-50% नहीं, डबल ट्रिपल आपको मिल सकता है। यानी कम से कम आज जितना है उससे दुगने से ज्यादा ही आपको एरिया मिलेगा सेल्फ रीडेवलपमेंट में, जो कोई बिल्डर नहीं देता। और वो लेने के बाद में 3 स्कीम्स होते हैं, जितना मुफ्त मिलने वाला है वो तो मुफ्त मिलेगा ही मिलेगा, उसके ऊपर अगर किसी को एक्स्ट्रा एरिया खरीदना है, जो मार्केट रेट पे आप बाहर वाले को बेचने वाले हैं उसका 30% डिस्काउंट में एग्जिस्टिंग मेंबर को एक्स्ट्रा एरिया खरीदने की स्कीम आपको मिलेगी। और वो एक्स्ट्रा एरिया खरीदने के लिए आपके पास पैसा नहीं होगा तो उसके लिए भी होम लोन मिलेंगे, जो 8% या 7.5% के इंटरेस्ट में आपको होम लोन मिलेगा, जिससे आपको जो फ्री मिलने वाला है, जो सबको फ्री मिलने वाला है, उसके ऊपर का एरिया आपको 30% डिस्काउंट, यानी 25,000 रुपया पर स्क्वायर फीट में आप अगर बेचेंगे तो उसमें 7.5 माइनस करो, यानी 17,500 में आपको पर स्क्वायर फीट। आज चारकोप जैसे एरिया में अगर 20,000 में बाजार में अगर बेचते हैं तो उसको 6,000 माइनस करो, 14,000 में आपको मिलेगा। इतने सस्ते में कोई बिल्डर कोई योजना आपको एक्स्ट्रा एरिया के लिए नहीं दे सकता जो आपको सेल्फ रीडेवलपमेंट में मिलेगी। ये पहली योजना है। दूसरी योजना ये है कि आपके बच्चे, यानी लड़का या शादीशुदा लड़की हो, पोता पोती हो, या मम्मी डैडी हो, या दादा दादी हो, जो आपके ब्लड रिलेशन है, इसमें से किसी को आपका घर छोड़ के अलग घर खरीदना है, यानी सेलेबल में अलग फ्लैट अगर किसी को खरीदना है तो उनको 20% डिस्काउंट में वो फ्लैट मिलेगा। यानी 25,000 में अगर आप बाहर वाले को बेचोगे तो आपको 20,000 में मिलेगा, अगर 20,000 में आप बाहर वाले को बेचने वाले तो आपको 16,000 में मिलेगा। ये योजना भी कोई बिल्डर नहीं देगा, ये सिर्फ सेल्फ रीडेवलपमेंट में ही मिल सकती है और किसी स्कीम में नहीं मिलती। तीसरी योजना है अपने अपने ब्लड रिलेशन के लिए, तो अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए, शादीशुदा बेटी को भी आज जो जहाँ पे उसका घर है उसको बेच के या उसको मॉर्गेज रख के उसके लोन से आपके बिल्डिंग में अलग फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो बेटी को भी ये स्कीम
लागू। अब तीसरी स्कीम है मेंबर के भाई बहन और उनके बच्चे और पोते, मेंबर की मिसेस के माँ बाप भाई बहन और उनके बच्चे और पोते, उनको अगर फ्लैट खरीदने हैं, अलग फ्लैट यानी अपने ही बिल्डिंग में लेकिन अलग फ्लैट सेलेबल में खरीदना है, तो 15% डिस्काउंट में उनको। तो 30% अगर मेंबर अपना घर का साइज बढ़ाए तो, 20% अगर मेंबर अपने ब्लड रिलेशन के लिए अलग फ्लैट खरीदे तो, और 15% अगर मेंबर अपने भाई बहन के बच्चे या अपने क्लोज रिलेशन वाइफ के अपना साला हो या बहनोई हो, भाई बीवी के भाई हो, बीवी की बहन हो या बीवी की मम्मी डैडी हो, उनके बच्चों के लिए अगर घर खरीदना चाहे तो उसके लिए 15%। ये 3 स्कीम में हमारा तजुर्बा ये है कि करीब करीब 40 से 50% एक्स्ट्रा जो बेचने का एरिया है ये इसी में बिक जाता है, और फिर जो बचता है वो बेचने के लिए भी जो आपके 19 मेंबर है या 20 मेंबर है उनको ही सोल सेलिंग एजेंसी देने का, हर मेंबर को एक फ्लैट बेचने का जिम्मा दे देने का। इसका मतलब किसी पे जबरदस्ती नहीं, किसी को नहीं बेचना है वो लिख के दे दे कि मेरे से नहीं बिकता है, मेरे को ये स्कीम की जरूरत नहीं है, लेकिन किसको बेचना है वो अगर ग्राहक लेके आए एक्स्ट्रा फ्लैट बेचने के लिए, तो उस फ्लैट का जितना भी पैसा आएगा वो खरीदार से 2% ब्रोकरेज वो उस मेंबर को मिलेगी। यानी अगर 1 करोड़ को फ्लैट बिकेगा तो 2 लाख रुपया उस मेंबर को, यानी अपने घर के जो आगे फर्नीचर करना क्या करना उसके लिए पैसा भी एक्स्ट्रा फ्लैट बेच के उसके अंदर से निकाल दे सकते हैं। ऐसे योजना में सबका बेनिफिट है। जो बच्चे हैं, जो अभी जिसको नौकरी नहीं है या जो यंग है, जिनके मित्र हैं, वो उनको अपना प्लान व्हाट्सएप पे या ईमेल पे भेज सकते हैं, और 50 लोगों को 100 लोगों को भेजेंगे। एक आदमी भी आ गया अगर खरीदने को तो भी उसको 2 लाख 4 लाख रुपया उसके अंदर से कमाई होती है। अगर किसी को एक से ज्यादा बेचना हो और किसी को बेचने की ताकत नहीं हो तो उसके हिस्से का वो जो ज्यादा बेचते, कोई 2 फ्लैट बेचते, कोई 3 फ्लैट बेचते, 3 से ज्यादा जो आदमी फ्लैट बेच के दे देगा, जो मेंबर ग्राहक लाएगा, उसको जो खरीदार है उससे 2% मिलेगा, और सोसाइटी से 1% भी मिलेगा, क्योंकि सोसाइटी को पैसा लाने के लिए उसने मदद की, तो सोसाइटी भी जो पैसा मिलेगा उसके अंदर से उसको 1% ब्रोकरेज दे सकती है। ये सारी चीजें तय होती है आपकी जनरल बॉडी में। ऐसा कोई नियम नहीं है कि इतना ही होना चाहिए, इतना ही, कितने दाम पे बेचना चाहिए, क्या बेचना चाहिए, ये आपकी सोसाइटी में तय होता है। तो आपकी भाड़ा की जमीन है ना, तो भाड़ा की जमीन के ऊपर आपको काफी एफएसआई मिलता है। एक तो आपको भाड़ा से एडिशनल 3 एफएसआई प्लस फंजिबल भी मिलता है, उसके ऊपर प्रो रेटा एफएसआई भी मिलता है सारे लोगों को। तो भाड़ा की जमीन पे 4, 4.5, 5 तक एफएसआई मिलता है। आपके एरिया का प्रो रेटा, जितने मेंबर मल्टीप्लाइड बाय प्रो रेटा, मेरे ख्याल से चारकोप का प्रो रेटा 40 मीटर पर फैमिली ऐसा कुछ है, तो वो 40 मीटर मिलता है, 3 एफएसआई मिलता है और फंजिबल मिलता है, सब मिलके आपको 5.5-6 तक एफएसआई जा सकता है। उसके डिटेल कैलकुलेशन बन सकते हैं, और कितना एफएसआई अपने मेंबर को फ्री देना है, कितना बेचना है, वो आप तय करेंगे, कोई बाहर वाला आदमी तय नहीं करेगा। और अच्छी तरह से ये कर सकते हैं। कितना किराया आप अपने आप को देना चाहते हैं वो आप तय करेंगे। जो लोन मिलेगा वो लोन में से किराया भी अगर मेंबर को देना चाहते तो लोन में से किराया भी आपको मिल सकता है। तो ये भी हाथ आपका है और ये भी हाथ आपका है। अगर आपने किराया ज्यादा किया और खर्चा ज्यादा हुआ तो कॉर्पस आप ही का कम होगा। अगर आपने किराया कम लिया तो आप ही का कॉर्पस ज्यादा होगा। तो आपका पैसा और कहीं पे नहीं जाता, वो आप ही को मिलता है। मेंबर का पैसा मेंबर के पास ही आता है। मेंबर के अलावा कोई बाहर का आदमी आपके प्रॉपर्टी में सोसाइटी से प्रॉफिट नहीं करता।
इस स्कीम को सेल्फ रीडेवलपमेंट की स्कीम बोली जाती थी और आज वो स्कीम सारे सोसाइटी कर रहे हैं। अगर ये स्कीम आप करना चाहते हैं तो आज से लेकर जिस दिन आप डिसीजन लेते हैं कि आप सेल्फ डेवलपमेंट में जाने वाले हैं, उस दिन से लेकर नई बिल्डिंग बनने के बाद आपको आपके घर की चाबियां मिलने तक जितनी भी मदद मेरे से आपको चाहिए वो मदद आपको पूरी तरह से फ्री में मिलेगी और उसके लिए आपको मुझे कोई पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मेरी आपसे कोई अपेक्षा नहीं। सिर्फ इतनी अपेक्षा है कि हम लोग कोई कौन बनेगा करोड़पति का खेल खेलने में यहाँ नहीं आया आपसे। तो आपका आज जो घर है उसकी कीमत डबल ट्रिपल हो जाएगी। तो कीमत इतनी मिलेगी, इतना कॉर्पस मिलेगा, ऐसा समझ के उसको बेच बाच के आप गांव को जाने वाले हो तो मुझे बताओ, फिर मैं आपको मदद नहीं करूंगा। क्योंकि मेरा ये सेवा करने का मकसद ये है कि आपको तो घर मिलेगा ही, लेकिन आज जो बच्चे इस मीटिंग में नहीं आ सकते उनको और उनके बच्चों को भी अगले 50 साल में आपकी फैमिली चाकोप में ही, बॉम्बे में ही रहेगी और कहीं पे आपको भाईंदर या मीरा रोड या फिर नाला सोपारा, विरार या फिर डोंबिवली पे जाना नहीं पड़े। घर आपका बड़ा होगा तो कम से कम 50 साल तक आपको और बड़े घर की जरूरत नहीं होगा और आपकी फैमिली मुंबई में ही रहे। इसके लिए मैं कर रहा हूँ। कई लोगों को ये है कि चलो हो जाएगा, प्रभु साहब कहेंगे डबल घर मिलेगा, कॉर्पस मिलेगा, बेच के चले जाएंगे। ऐसा करने का होगा तो मुझे आपको मदद करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर आप मुझे ये गारंटी देते हैं कि आप लोग ये करने के बाद में आप वही रहेंगे और आपके बच्चों के नाम पे ये घर छोड़ के और उनके बच्चों के नाम पे घर छोड़ के जाएंगे तो ही मुझे आपको मदद करने में इंटरेस्ट है। क्योंकि अगर आपको धंधा करने का है, बेच के जाना है, तो मैं फ्री में आपको मदद करके मेरा समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। मैं मुंबई में रहने वाले सारे नागरिकों को मुंबई में ही बने रहने के लिए ये योजना में मदद फ्री में कर रहा हूँ। अगर आपको ऐसी मदद चाहिए तो आपसे कोई अपेक्षा लिए बगैर मैं आपको मदद करता हूँ। अब ये मेरी प्रस्तावना हुई है। अभी आप में से जिसको भी जो भी सवाल पूछना है वो एक एक करके अपना अनम्यूट करिए।